हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। स्वागत है आप लोगों को यूट्यूब चैनल विकेश टीच पॉइंट में। आज वेडलैंड कोचिंग सेंटर में क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th का। आज क्रैश कोर्स के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। क्रैश कोर्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो क्रैश कोर्स का मतलब ये मीनिंग ये होता है, अगर कोई लड़का मान लेते हैं कि शुरू से मेहनत किया है और वो रिवीजन करना चाहता है तो वो क्रैश कोर्स की सहायता से कर सकता है। या फिर कोई लड़का अगर कभी पढ़ा नहीं है और वो 10 क्लास का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो क्रैश कोर्स की सहायता से पास कर सकता है। पास नहीं, फर्स्ट भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब टॉप कर सकता है, वो पास कर सकता है अगर गॉड गिफ्टेड होगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट बच्चा रहेगा तो वो क्रैश कोर्स की सहायता से भी टॉप कर सकता है। तो क्रैश कोर्स के लिए पहला क्लास मैथ के बारे में बताएंगे। मैथ में पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। चलिए तब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत संख्या आता है, वो स्टार्ट शुरू से पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या संख्या होता है? पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या परिभाषा नहीं बताएंगे, परिभाषा बताएंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बता देते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो गिनती की सभी संख्या जितना रहता है, गिनती एक से लेकिन स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट। गिनती की जितना संख्या रहेगा उसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। 1 2 3 4 कुछ भी अनंत तक होगा, 10 20 50 जितना संख्या रहेगा, गिनती का जितना संख्या रहेगा सबको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी गिनती की संख्या है, लेकिन यहाँ क्या होता है प्राकृतिक संख्या में, यहाँ एक से स्टार्ट होता है तो यहाँ संख्या के लिए से जीरो छूट रहा था, तो इसलिए यहाँ पूर्ण संख्या में पूरा संख्या को दे दिया है। यहाँ ये पूर्ण संख्या में होगा जीरो से शुरू, 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये भी गिनती की संख्या है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, मतलब पूर्ण संख्या भी अनंत है, प्राकृतिक संख्या भी अनंत है, लेकिन अंतर दोनों में है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो दोनों गिनती का संख्या है। फिर से देखते हैं, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से लेकर गिनती की जितना संख्या रहेगा प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से लेकर गिनती की जितना संख्या रहेगा, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। नेक्स्ट चलते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पहले संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे कि मैथ में पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पूर्णांक संख्या, इसका परिभाषा आता है डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ऐसा नहीं है कि -3 से ही स्टार्ट होगा, -50 -10 -20 मतलब कुछ भी हो सकता है माइनस में, लेकिन बटन नहीं रहना चाहिए। और 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये प्लस में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बटन भिन्न नहीं रहना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं माइनस में भी रहेगा, प्लस में भी रहेगा और जीरो भी रहेगा, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 इत्यादि क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। आगे चलते हैं। फिर पूर्णांक संख्या से 3 प्रकार से हो सकता है, एक माइनस में होगा, एक प्लस में, एक जीरो। ये जीरो को ना तो प्लस बोलते हैं ना ही माइनस बोलते हैं, दोनों का ये बीच का है। इसको निश्चित रूप से अधनात्मक पूर्णांक या फिर अऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, अधनात्मक पूर्णांक का समूह बताओ, अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक का समूह अगर क्वेश्चन पूछ दिया क्या होगा, तो सबसे पहले अधनात्मक पूर्णांक है। अभी क्या बताए, जीरो जो होता है यह निश्चित रूप से इसको अधनात्मक पूर्णांक या फिर अऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ अधनात्मक पूर्णांक का समूह है, तो सबसे पहले अधनात्मक का मतलब धनात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए, लेकिन इसके साथ जीरो भी आएगा। तो इसका समूह लिखेंगे, अधनात्मक पूर्णांक का समूह। जीरो तो लिखेंगे लेकिन धनात्मक नहीं, ओ का मतलब होता है कि उल्टा हो जाता है, तो 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट। अगर इसी में क्वेश्चन आ गया अऋणात्मक पूर्णांक का समूह लिखिए, अऋणात्मक पूर्णांक का समूह अगर बोलेगा लिखने के लिए, तो यहाँ क्या कहता है, ऋणात्मक से पहले क्या लगा हुआ है और ऋणात्मक, इसका मतलब ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो जीरो तो होगा इसके साथ, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसको बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक।
और अगर मान लेते हैं सिर्फ जीरो को पूछ दिया कौन संख्या है पूर्णांक में धन है कि ऋण है, तो इसको या ये तो धनात्मक भी नहीं बोलेंगे ना ही ऋणात्मक बोलेंगे, इसको निश्चित रूप से और ऋणात्मक या फिर अधनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभाज्य संख्या। ये पूछता है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या, परिभाषा हम किसी का नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हाँ, लेकिन बता देते हैं परिभाषा क्या होता है, समझा देते हैं। अभाज्य संख्या ऐसा होता है ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, मतलब सिर्फ उसका गुणनखंड 2 होना चाहिए, मतलब एक से भाग लगे और खुद से भाग लगना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 है, 3 एग्जाम्पल लेते हैं, तो 3 में 1 से लगता है और 3 से लगता है, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो वही है ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लेते हैं कि फिर 2 या फिर 5 मान लेते हैं, इसमें 1 से लगेगा और 5 से लगता है, या 7 मान लेते हैं, इसमें 1 से लगेगा 7 से लगेगा। हाँ, अगर मन में आता है 1 से, मतलब 1 होना चाहिए अभाज्य संख्या, 1 नहीं है क्योंकि एक स्वयं है एक और खुद भी एक ही है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है, 1 नहीं होगा। तो क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य होगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2। तो यहाँ से फिर से एक बार परिभाषा बता देते हैं अभाज्य संख्या का, ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, इसके बाद 3 होगा, मतलब बहुत सारा। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या बोलेगा तो 15 होता है। वही अगर बोलेगा फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव 50 से लेकर 100 तक में कितना होता है अभाज्य संख्या, तो 10 होगा। इस तरह से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव जो कि पूछता है लगभग में 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो बोलेंगे यहाँ जैसे कि 1 से लेकर 50 तक में कितना है 15, और 50 से लेकर 100 तक में कितना 10, तो इसलिए 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा 25। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिनमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, या फिर दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होना चाहिए, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या समझ गया, अब चलते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब अभाज्य संख्या का उल्टा ही है। मतलब उसमें क्या होता था, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, लेकिन इसमें क्या होगा ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे मान लेते हैं 6 है, इसमें किससे किससे भागा लग सकता है, उसमें जैसे कि माने थे कि 3 है तो 1 से लगता था और 3 से लगता था, मतलब 1 से लगता था और स्वयं से लगता था, लेकिन इसमें किससे किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से, 3 से, 6 से भी लगता है, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 2 से अधिक, इसलिए ये भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब 2 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं 10 है, 10 अभाज्य है, भाज्य संख्या है या नहीं है, इसमें देखेंगे, पहले ट्राई करेंगे किससे किससे भाग लगता है। 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा और 10 से लगेगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होता है, इसलिए यह भाज्य संख्या होती है। अब बात यह होता है कि मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये भी ऑब्जेक्टिव है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो यहाँ देखेंगे ये 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है 1 और स्वयं से लगता है, और जानते हैं अभी तुरंत पढ़े थे कि ये 2 और 3 अभाज्य संख्या होता है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है। अगर एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, मान ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि सबसे छोटी, ये पहले बताना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य
और सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या क्या है, या फिर ऐसे बोलेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, या फिर ऐसे बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या क्या होता है। सबसे छोटा तो 2 होगा, 2 सम संख्या भी है सबसे छोटा और अभाज्य संख्या भी है लेकिन सम में है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक, भाज्य संख्या भी समझ गए, अभाज्य भी समझ गए। अब चलते हैं कि सम संख्या क्या होता है। चलते हैं अब सम संख्या पे। सम संख्या का मतलब होता है सम संख्या, सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 4 है, 4 में अगर 2 से कोई भी संख्या रहे, सम संख्या में 2 से भाग देंगे और अगर भाग पूरा पूरा लग जाता है तो उसको सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 4 में 2 से भाग देंगे, 2 से लगाएंगे 2 गुना 2, ये खत्म हो जाएगा। जैसे कि 8 में 2 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा इसमें, तो ये सम संख्या होगा। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देंगे और वो पूरा पूरा कट जाता है तो उसको, जैसे कि मान लेते हैं 50 में दे रहे हैं, 2 से भाग, कितना, 2 दूना 4, 1 2 पंच 10, मतलब पूरा पूरा कट जाता है तो उसको बोलेंगे क्या, ये सम संख्या है। अब बात रहता है अगर मान लेते हैं बहुत बड़ा संख्या दे दिया, जैसे कि 1 0 2 3 4 6 8 कुछ भी दिया रहेगा, तो इसको सम संख्या कैसे बोलेंगे। इसमें तो 2 से भाग देना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सम संख्या उसको बोलेंगे जिस संख्या के इकाई अंक में, ठीक, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 रहे या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। अगर कोई भी संख्या के इकाई अंक में ये देखेंगे 0 2 4 6 8, तो उसको सम संख्या बोलेंगे। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि 4 है, 8 3 2 6 है, 4 है, 3 है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इसको देखना है 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, यहाँ तो 3 है, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। ठीक, 2 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, उसको बोलेंगे सम संख्या। अब आता है बात विषम संख्या पे। विषम संख्या क्या होता है, देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या का इसका उल्टा, जैसे भाज्य का उल्टा अभाज्य होता है या अभाज्य का उल्टा भाज्य होता है, उसी तरह से सम का उल्टा विषम, विषम का उल्टा सम होता है। विषम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, जिसमें 2 से भाग देंगे और पूरा पूरा अगर नहीं लगता है भाग, कुछ शेष बच जाता है, तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग देने पर पूरा तरीका से नहीं करता है, शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है, उसको बोलेंगे विषम संख्या। जैसे कि मान लेते हैं 3 है, इसमें 2 से अगर भाग देते हैं तो एक शेष बच जाएगा, इसलिए यह सब विषम संख्या हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 5 है और इसमें 2 से अगर भाग देंगे फिर एक शेष बच जाएगा, तो इसका मतलब ये भी विषम संख्या है। तो जैसे जिस संख्या की इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहता है उसको सम बोलते हैं, उसी तरीका से विषम संख्या का पहचान होता है जिस संख्या के इकाई अंक में, वही सेम है लेकिन उसका उल्टा है, अंक में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे। अगर इसको देख लेंगे कोई भी संख्या की इकाई अंक में लास्ट में, तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 6 4 3 2 5 है, यहाँ 5 है, 5 अगर देख लिए तो ये विषम संख्या होगा। ठीक, अगर कोई संख्या के इकाई अंक में लास्ट में अंतिम में अगर 1 3 5 7 9 देखते हैं तो वो क्या होगा, विषम संख्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए थोड़ा सा सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होता है अगर दो प्राकृतिक संख्या है और दोनों प्राकृतिक संख्याओं का मौसो अगर एक होता है, मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं अगर 3,5 है, ठीक, अगर ये 3,5 का प्राकृतिक ये महत्तम समापवर्तक या HCF एक आता है तो इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या है। तो एक बार ट्राई करते हैं, 3 से भगा देना 5 में, HCF निकालना है, 3 एक मतलब लगेगा 3 2, फिर 2 को घेरेंगे, 3 उतारेंगे, 1
फिर एक आएगा यहाँ, 2 मरतब लगेगा, खत्म। इसका मतलब एचसीएफ कितना आया, 1। एचसीएफ अगर 1 आता है, 2 संख्या का जोड़ा रहना चाहिए, और उसको बोलते हैं क्या, सहभाज्य संख्या। जैसे कि मान लेते हैं अगर 2,7 है, तब इसका एचसीएफ आएगा कि नहीं आएगा, 1। 2 तिया 6, 1 मरतब 1 बचेगा, 1 घेरेंगे तो फिर 2 उतारेंगे, इसका मतलब एचसीएफ 1 आता है। 2,7 भी हो सकता है। जैसे कि मन में होगा, अगर सम संख्या को लेते तो होगा कि नहीं होगा, जैसे 4,8 है, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। सहभाज्य संख्या का पहचानने का तरीका है कि सहभाज्य संख्या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर एचसीएफ 1 आता है तो उसको बोलेंगे सहभाज्य संख्या। जैसे कि 4 से भाग देना है 8 में, 4 दूना 8 आता है, इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना आ गया, 4। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगा। सहभाज्य का मतलब होता है 2 प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, तब उसको क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है। जुड़वा आभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या या फिर पहला चैप्टर पढ़ने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर ये संख्या पता रहेगा तो इससे भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे कि अभाज्य संख्या सब बार पूछता है, अभाज्य संख्या को जानना जरूरी होता है, अभाज्य संख्या को जानना जरूरी होता है, सबसे छोटी भाज्य क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा काम आता है। तो यहाँ देखते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसा आभाज्य संख्या, यहीं से प्रयोगशाला निकलता है। अभाज्य जुड़वा आभाज्य संख्या मतलब ऐसी आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, मतलब जोड़ा में रहना चाहिए, ऐसा आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो। तो जैसे कि देखते हैं कि 3 को अगर 5 लेते हैं तो आभाज्य संख्या दोनों है और दोनों का अंतर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 को 11 लेंगे, दोनों आभाज्य संख्या है। ऐसी आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, लेकिन यहाँ 5 को 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। इसलिए आभाज्य संख्या जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं है। मतलब आभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे कि 17 और 19 है, यह जुड़वा आभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसका अंतर 2 है। जैसे कि मान लेते हैं 29 को अगर 31 रहेगा तो ये जुड़वा आभाज्य संख्या होगा। 41 को अगर 43 है तो जुड़वा आभाज्य संख्या होगा। अगर मान लेते कोई पूछ रहा है कि 19 को 29 होगा कि नहीं होगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों आभाज्य संख्या है, लेकिन इसका अंतर कितना है, 10 का, इसलिए जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए अब आभाज्य संख्या पढ़ लिए, जुड़वा आभाज्य संख्या पढ़ लिए। अब देखते हैं परिमेय संख्या होता है क्या होता है। परिमेय संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अति आवश्यक है। चलिए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। मतलब ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहां p और q पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या भी पहले बताए थे। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि माइनस में भी रहेगा, प्लस में भी रहेगा, जीरो भी रहेगा। और यहाँ जैसे कि माइनस मतलब भिन्न में नहीं रहेगा, -3 रह सकता है, -7, यहाँ ये भिन्न रहेगा, इसका मतलब भिन्न ही होता है। लेकिन पूर्णांक हम बात कर रहे हैं वो भिन्न नहीं रहता है, -3, -4, 0, 1, 2, 3 मतलब कुछ भी रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखी जाती है जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। q इज नॉट 0, मतलब इसका मान जो है नीचे वाला का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखते हैं जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन q इज नॉट कितना होना चाहिए, 0। q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि q की जगह अगर मान लेते एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में 3/2 परिमेय संख्या होगा। अगर सिर्फ 4 रहेगा, जैसे इसको प्रकृति भी बोल सकते हैं, पूर्ण भी बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोलते हैं, सिर्फ 4 रहेगा ये भी होगा क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं। अगर वही क्वेश्चन दे देगा कि 0/3 रहेगा तो होगा, क्योंकि यहाँ कहता है q का मान 0 नहीं रहना चाहिए। ये तो p है, p हो गया तो p का मान 0 हो सकता है, लेकिन 3 ये नीचे वाला का मान कभी 0 नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल पूछ दिया 6/0 ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 6 में अगर 0 से भाग देते हैं तो ये मीनिंगलेस आता है। जैसे एक बार ट्राई करते हैं, 0 से भाग देंगे 6 में, जैसे दे रहे हैं भाग, तो कितना मरतब लगाएंगे। जैसे मान लेते किसी के मन में आया 10 मरतब लगेंगे, लेकिन 10 गुना 0 करेंगे कितना आएगा, 0। या मन में आया कि 50 मरतब लगेंगे, 50 गुना अगर 0 करेंगे कितना आएगा, फिर भी 0। 1000 बार में लगाएंगे फिर भी 0 आएगा। इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, मीनिंगलेस है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। इसलिए परिमेय संख्या फिर से एक बार बोल देते हैं, ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखते हैं जहां p और q पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि 6.2/3 दे दिया, परिमेय संख्या होगा तो होगा, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये पूर्णांक में भी 6
पूर्णांक तोड़ते हैं, 6 तिया 18, ये दोनों को गुना करते हैं आपस में, और ऊपर में जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। 6 तिया 18 2 20, 20 बटे कितना आ जाएगा 3, तो ये परिमेय संख्या होगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, अच्छा भी है। यहाँ कहता है अपरिमेय संख्या क्या है, तो इसका ये उल्टा हो जाता है। मतलब ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं उसको परिमेय बोलते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा, यह देखिए ओ है, इसलिए उसका उल्टा होगा परिमेय का। ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, जैसे कि अगर पी बटे क्यू के रूप में इसमें है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब ऐसी संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। और ऐसी एक और ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, और ऐसी संख्या जिसे रूट के अंदर लिखा जाता है। तो रूट के अंदर दो तरीका से हो सकता है, अगर किसी का वर्गमूल निकल रहा है पूरा तरीका से अगर निकलता है बाहर, परिपूर्ण वर्ग जिसको बोलते हैं एक प्रकार से, रूट के अंदर रहते हुए भी वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि रूट 4। चलिए अपरिमेय संख्या एक बार फिर से देखते हैं कि ऐसी संख्या है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय बोलते हैं। जैसे और ऐसी संख्या जिसे रूट के अंदर लिखा जाता है, तो रूट के अंदर रहना चाहिए लेकिन परिपूर्ण वर्ग के रूप में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि रूट 5, अगर रूट 5 बोलेगा कि कौन संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रूट 5 बटे नहीं लिख सकते हैं। अगर रूट 3 देगा तो अपरिमेय संख्या होगा। रूट 2 रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 7 रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। और एक क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन जो कि पूछता है सब बार लगभग में पूछ देता है कि पाई कौन सी संख्या है, याद रखना पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का अगर मान है, जैसे कि मान लेते हैं 22/7, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, पाई अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब पाई का मान भी अपरिमेय संख्या ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाई अगर अपरिमेय संख्या तो इसका वैल्यू जो होता है 22/7 ये परिमेय होता है, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या होता है लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या होता है। अगर एक फिर से अपरिमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव में, अगर रूट के अंदर रहेगा और रूट से बाहर वो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, या फिर परिपूर्ण वर्ग जिसको बोलते हैं, जैसे कि रूट अगर 49 दे देगा, बोलेगा रूट 49 कौन अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है, ये हमेशा परिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 7 निकल जाएगा। वही अगर रूट 64 दे दिया, मान लेते हैं रूट 64, तो इसका वर्गमूल 8 आता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर रहना चाहिए लेकिन वो परिपूर्ण वर्ग के रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर परिपूर्ण वर्ग रहेगा और रूट के अंदर भी रहेगा तो वो भी परिमेय संख्या हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दिया है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन है 4/3, दूसरा ऑप्शन है 2√4, तीसरा ऑप्शन है √3, चौथा ऑप्शन है ऑल सभी, ठीक। इसमें पहले देखेंगे अच्छा तरीका से, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ 4/3 तो सबसे पहले जानते हैं कि पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये परिमेय हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2√4, इसका मतलब √4 का वर्गमूल 2 आता है, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4/1 लिख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। √3 का वर्ग, ये रूट के अंदर है और 3 जो होता है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब √c, ये सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आते हैं वास्तविक संख्या पे, ये मेन है, यही पढ़ना था, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट जाने, मतलब पिछला ये जो प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने। अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये वास्तविक संख्या, दुनिया में जितना संसार होता है ये संख्या होता है, सब संख्या मिला के 2 प्रकार होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, काल्पनिक पढ़ते हैं इंटर में, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं एक प्रकार से। तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते थे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों को मिला देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या दोनों अगर मिला हुआ है तो उसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को, जैसे कि 2 + √3 है, तो 2 हो गया परिमेय संख्या और √3 हो गया अपरिमेय संख्या, दोनों के समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। कुछ भी दिया रहेगा, कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या है,
तो वास्तविक संख्या जैसे कि 6/3 प्लस √4 माइनस 3/4 कुछ भी रहेगा, सब संख्या मिला के वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं तो 100% होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं तो ये नहीं होगा। मतलब हम लिख देते हैं परिमेय को वास्तविक बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को परिमेय नहीं बोल सकते, परिमेय नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वास्तविक संख्या तो सभी संख्या का समूह होता है। इसमें √3 √5 √10 3/2 -3 मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए वास्तविक संख्या को परिमेय नहीं बोल सकते, लेकिन परिमेय को वास्तविक बोल सकते हैं। उसी तरीका से अपरिमेय संख्या को वास्तविक बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या जैसे वास्तविक संख्या 6 को बोलेंगे तो 6 भी हो सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या 6 नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। चलते हैं इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये प्रमेय 1.1 है। ये कहता है मतलब ये इसका मतलब क्या होता है या क्या कहता है, ये इसका मतलब समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है अगर दो संख्या दिया रहता है, मान लेते हैं दो संख्या a और b दिया है, ठीक है, दो संख्या a और b दिया रहता है, तो दो अन्य संख्या प्राप्त होता है q और r, दो अन्य संख्या प्राप्त होता है और चारों में एक प्रकार का रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मतलब दो संख्या a और b दिया रहेगा और q और r प्राप्त होता है और ये दोनों चारों मिल करके एक रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये दो दिया रहेगा और दो प्राप्त होगा, उसका फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। मतलब a b दिया रहेगा और q और r प्राप्त होगा, तो इसी को इससे जो संबंध बना, ये जो संबंध है इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक बार फिर से इसका प्रमेय क्या है ये पॉइंट इसके बारे में बताते हैं। यदि a और b दिया रहता है, ऐसी दो संख्या a और b दिया हो तो q दो अन्य संख्या भी प्राप्त होता है q और r, और ये चारों में एक संबंध बनता है, उसी को बोलते हैं ये चारों में एक संबंध बनता है, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे कि ये बचपन में पढ़े थे कि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सब आदमी परिचित है पहले से, लेकिन थोड़ा सा ये इसका नाम जो हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, थोड़ा सा अंतर लगता है, लेकिन पढ़े हैं इसको। जैसे कि भाज मतलब a हो गया, भाजक मतलब b हो गया, भागफल मतलब q हो गया और शेषफल मतलब r हो गया। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। अगर जैसे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ये एचसीएफ निकालने का एक विधि होता है। इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर दो संख्या जैसे कि मान लेते हैं कि 18 और 36 दिया है या फिर 18 और 30 दिया, क्वेश्चन है 18, 30 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एचसीएफ निकाले। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन मोड रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकाले, तब इस मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें दो संख्या हमेशा दिया रहेगा और दो संख्या दिया और दो संख्या अपने से निकालना है इसमें, जैसे कि क्या क्या आ जाता है इसमें इन स्टोरेज स्पेस चल रहा है ना। हाँ चलिए, दो संख्या हमेशा दिया रहेगा और दो संख्या अपने से निकालना है, तो उसी को ये इस विधि से अगर बोलेगा निकालने के लिए, तब देखिए कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन 18, 30 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालें। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये क्वेश्चन में जो बड़ा दिया रहेगा, जो बड़ा रहेगा क्वेश्चन में, उसको a मान लेंगे। जैसे कि यहाँ 30 बड़ा है तो a बराबर कितना हो जाएगा 30, और जो छोटा रहेगा उसको b मान लेंगे। तो यहाँ पहले हम मानते हैं a बराबर कितना है 30 और b बराबर कितना है 18।
वही काम करेंगे, जो पहले बड़ा दिया रहेगा उसको ए लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको बी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ जो अभी बताए थे, अगर दो संख्या दिया रहेगा, दो अन्य संख्या प्राप्त होता है और तीन चारों में जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं। यहाँ ट्राई करते एक बार, 18 से भागा देंगे, जो छोटा रहेगा उससे भागा देना बड़ा वाला में, तो बड़ा कितना 30, भागा देंगे 18, एक मतलब लगेगा 18, इससे फल कितना आएगा 12। तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया कौन सी ए, ये हो गया सॉरी ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। मतलब दो संख्या दिया था, दो संख्या निकल गया, तो इसी का फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड जो होता है इसकी सहायता से कहता है, इसलिए फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह कितना रखना है 30 रख दिए, बराबर बी की जगह कितना रखना है 18, तो 18 रख दिए, गुना क्यू का मान जानते हैं कैसा कितना आया है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही क्यों निकलेगा, भागफल जितना निकलेगा भाग देंगे पहले, और भाग देने के बाद यहाँ जितना आएगा यहाँ क्यू के रूप में लिखेंगे, क्यू 1 प्लस आर कितना आया, ये नीचे वाले को आर बोलते हैं, शेषफल जितना बचता है, तो आर 12 आया तो 12 लिखेंगे। अब मन में ये होगा क्वेश्चन कि एचसीएफ अब कैसे समझेंगे कि एचसीएफ कितना है इसमें, तो ये देखना है जब तक आर का मान 0 नहीं आता है तब तक ये एचसीएफ नहीं निकलेगा। आर का मान 0 तो शेष जितना से लगेगा, ये यहाँ देखते हैं 30 बराबर कितना है 18 गुना 1 प्लस 12, ये तब तक मतलब भागा देते रहेंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा। तो फिर से ये जो बी है, ये बी का मान जो 18 है ये अब ए बन जाएगा। जैसे कि बचपन में मतलब निकालते थे जिसको कि मौसम बोलते हैं या फिर महत्तम बोलते हैं, तो क्या करते थे पहले 12 को घेर दे, जितना शेषफल बचता था उसको घेर देते थे और जिससे भागा देते थे वो फिर से उसमें भागा देते थे। तो यहाँ 18 आ गया, 18 घेरे, 18 में भागा देंगे कितना मतलब एक मतलब लगेगा 12, फिर 6 बचेगा। तो उसी तरीका से इसको ए बनाना, ए की जगह जितना यहाँ बचेगा उतना देंगे यहाँ 18, अगर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यहाँ 18 दे दिए, बराबर भागा किसे देना शेषफल जितना है 12 से, यहाँ जैसे ये 12 से भागा दे रहे हैं, ये लिखेंगे 12 गुना कितना मरतब में 1 मरतब में 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना बच रहा है 6, यहाँ 6 लिखेंगे। फिर यहाँ अभी तक तो 0 नहीं आया है, फिर से वही काम करेंगे, यहाँ जो लिखे है ये 12 को यहाँ लिखना है 12 बराबर, अब शेषफल जितना बचा है उससे भाग देना है 6। अब यहाँ अगर 6 में, अब ये नहीं कि ये जो लिखते हैं ये रफ में लिखना है, ये नहीं कि इसी में घुसा देना है, ये साइड में लिख करके इसको मिटा भी सकते हैं। तो 6 है, फिर से 6 से भागा देंगे कितना में 12 में, तो 2 मरतबे में लगेगा 6 दूना 12, जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक भागा देते रहेंगे। तो यहाँ तो शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब 6 से अगर भागा देंगे 12 में कितना मरतबे में लगेगा 2 मरतबे में, 6 दूना 12 कट रहा है, पूरा कट गया और शेषफल कितना होता है 0, इसका मतलब 6 से लगा है भाग, इसलिए एचसीएफ का मान आ गया कितना 6। ठीक, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने वाला विधि। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन, 2 पहले से दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा और क्यू और आर निकाल के ये इसका एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है ये स्पेशली ये एचसीएफ निकालने का एक विधि है, और इसमें अगर 2 संख्या दिया रहेगा तो 2 और संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर 2 संख्या कुछ भी दिया रहेगा तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उसको बी मान लेंगे। जैसे यहाँ माने हम 18 और 30 का एचसीएफ पता निकालेंगे इस विधि से, तो जो बड़ा रहेगा जैसे कि ए बराबर कितना 30 है और बी बराबर 18 है, तो यहाँ से इसके बाद ये ए बी निकालने के बाद इसका फॉर्मूला लिखना है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ए की जगह कितना रखेंगे 30 और बी की जगह कितना 18 और क्यू और आर तो अपना से निकाल सकते हैं, जितना मरतब लगता है उसको क्यू बोलते हैं। तो क्यू कितना 1 मरतब लगा तो 1 दे दिए गुना में, प्लस शेषफल कितना हो जाता है 12, यहाँ 12 रख दिए। फिर से यहाँ जितना बचेगा उसके बाद उसको घेरना, यहाँ इस विधि में तो घेरते हैं तो फिर से उसको ए मान लेंगे, तो यहाँ एक जगह फिर से 18 रखना, यहाँ जो बचेगा उसको ए मानेंगे, तो यहाँ 18 आ गया बराबर शेषफल जितना रहेगा उसमें शेषफल से भाग देंगे फिर इसमें, तो यहाँ 12 है तो 12 उतार लेंगे, 12 गुना कितना मरतब लगेगा इसमें 1 मरतब में, तो 12 गुना 1 करेंगे प्लस 6। फिर से जितना यहाँ जब तक यहाँ 0 नहीं बचेगा तब तक ये वाला को यहाँ रखना है और इस शेषफल से भागा देना है। तो 12 आ गया तो 12 रखेंगे बराबर 6 से भागा देना, फिर कितना मरतब लगेगा 12 में 6 से भागा देंगे तो 2 मरतब में, तो 6 दूना 12 और कट जाएगा पूरा, तब 0 बचता है। यहाँ अगर 0 बच गया और जिससे भागा देंगे वही होगा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 6। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है
तो कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब कोई यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि एक फिर से वीडियो बनाने का इसका। आज का क्लास